नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। परसों दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 7 चरण है इस बार और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम चुका है। आपको बता दें कि 1950 के बाद से जो है ये दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है जो लंबा चलेगा। और आपको यह भी बता दें कि इसको लेकर तैयारी बहुत चल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि वो एक बार फिर से जो है अपनी पार्टी को चुनाव जितवाएं, बीजेपी चुनाव जीते। और इस बार जो है उन्होंने, हालांकि बीजेपी की बात करें तो अपने संकल्प पत्र को उन्होंने मोदी की गारंटी का नाम दे दिया है। मोदी जहां अपने इस रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं उनके रथ के कीले निकालने की पूरी कोशिश जो है विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद अपने घर में वहां पर सरफुटब्बल हो रही है, तो ऐसे में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उनको मोदी का रथ रोकना है। लेकिन उनके पास खुद अपने ही जो है तरकश में तीर नहीं है, और जो अपने ही लोग हैं वो उनके खुद के दुश्मन बने हुए हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस से लड़ाई चुनाव के समय ये कैसी नौबत आई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ रजत गर्ग जी होंगे बीजेपी से, इसके अलावा ऋषि वागड़ी जी होंगे कांग्रेस से, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगी और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या समीकरण इस वक्त चल रहे हैं। यहां पर सिर्फ कांग्रेस की बात अगर दिल्ली में करें तो दिल्ली की आपको बात बता दें कि यहां पर उदित राज का विरोध हो रहा है, कन्हैया का विरोध हो रहा है, और लोगों का यह कहना है, कांग्रेस के लोगों का, कि बाहर के लोग हैं इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, जो अपने लोग हैं उनको टिकट देना चाहिए। नाराजगी सामने आई है, इसको लेकर के तमाम चीजें सामने आई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली की सातों सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसकी तैयारी जो है सबने करी है। चुनाव में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, लेकिन कांग्रेस में नेताओं का आपसी झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस आला कमान ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को टिकट दी, जबकि उदित राज को उत्तर पश्चिमी दिल्ली से टिकट दी है। इसके बाद से कांग्रेस में अंतर कलह शुरू हो गई है। और हाल ही में अगर बात करें, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने अपने आवास पर पूर्व विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें जमकर जो है आपस में जो है लड़ाइयां हुई हैं। और प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पार्टी नेताओं ने उदित राज का और कन्हैया कुमार का, दोनों का विरोध किया है। कांग्रेस की बात करें तो जो कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनको भी लोगों ने खरी खोटी सुनाई है कि आपने जब टिकट अनाउंस कर दिए उसके बाद सबकी बैठक बुलाई है, आपने पहले क्यों नहीं बुलाई। एक और आपको बात बता दें कि कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने से संदीप दीक्षित पार्टी से काफी नाराज है। दूसरी तरफ शीला दीक्षित के सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से टिकट के जो दावेदार थे, जिस सीट से वो दावेदार थे, उदित राज को वहां से टिकट दे दिया गया। ये नाराजगी है, और ऐसा नहीं है कि नाराजगी यहां पर ही है, बाकी जगह पर भी नाराजगी देखी जा रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो डोटासरा वहां पर अपने ही जो है लोगों के लिए, अपने ही कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, यह देखा जा रहा है। इसके बाद अगर पंजाब की बात कर ले तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है, उनके पूरे ग्रुप ने जो है चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये समीकरण, ये आपसी लड़ाई कांग्रेस की जो है सिर्फ यहीं तक सीमित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में देखी जा रही है। हरियाणा भी इससे परे नहीं रहा, हरियाणा की गुटबाजी भी आपने देखी है। तो हम तीनों मेहमानों के साथ कनेक्ट होते हैं। रजत जी, ऋषि जी, अनुराधा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं कांग्रेस के ऋषि जी के पास आना चाहूंगी। ऋषि जी, आप क्या कहेंगे इस पर? सब पहला रिएक्शन कि उदित राज और कन्हैया, क्या कहेंगे इन दोनों की दावेदारी पर, टिकट दिए जाने पर? दावेदारी हमारी बिल्कुल मजबूत है और कार्यकर्ताओं से पूछकर टिकट दी गई है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती थोप दिया गया है, ना ही वो किसी के बच्चे हैं। पहले तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे एक बूथ लेवल से लेके जिले लेवल से लेकर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से पूछ के डिसाइड करके नेताओं को डिसाइड किया गया है। इसलिए हमारा थोड़ा सा टिकट लेट गया है। और जब ये आप जब बताते हो ग्रुप प्रिज्म, इस तरीके की जो अफवाह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज संदीप दीक्षित जी और कन्हैया कुमार जी, आज हमारा जवाहर भवन में एक प्रोग्राम था, दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से वहां पे बैठे हैं, बात हुई है। और संदीप जी तो कन्हैया कुमार जी के लिए आपको आपकी नॉलेज में बात डाल दूं कि संदीप दीक्षित जी कन्हैया कुमार जी के लिए प्रचार करेंगे, उदित राज जी के लिए प्रचार करेंगे। संदीप जी बड़े सीनियर नेता है। इस समय बात टिकट की नहीं है, इस समय बात है विचारधाराओं की। इस समय बात है कि हमें अपने कैंडिडेटों को कैसे जिताना है, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेटों को हमें कैसे निकालना है। ये आप ये मत करिए कि भाई इंडिया कांग्रेस में फूट है और आम आदमी पार्टी नहीं। हम इस समय इंडिया के बैनर तले इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंडिया के बैनर तले हम तो दोनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ रही है और 7-0 से हम विनिंग कर रहे हैं।
लोगों में बड़ी खुशी है कि कन्हैया कुमार जैसे एजुकेटेड प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस को खुशी है, जिसे अनुभव है, जो चाहे वो तो आप ऋषि जी, ये जो उदित राज का और कन्हैया कुमार का विरोध हो रहा है, आप इसको अफवाह बता रहे हैं? देखिए, विरोध कौन कर रहा है, आप मेरे को एक बात बताइए। ये तो जिस टाइम ये कांग्रेस के अंदर मीटिंग चल रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद बाहर जो है नारेबाजी कर रहे थे। देखिए देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक सेकंड, मेरा एक सवाल और है कि कांग्रेस के अंदर मीटिंग चल रही है, उदित राज को और कन्हैया को टिकट दिया जा रहा है, तो क्या बीजेपी वाले आकर के उनका विरोध वहां पर करेंगे कि कांग्रेस के लोग विरोध करेंगे? सुनिए, मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूँ कि हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि मेरे नेता को टिकट मिले, राइट। हर कार्यकर्ता ये चाहता है, मैं जिस नेता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मांगने वाले 10 होते हैं, टिकट एक को मिलती है। ये डिसाइड किया गया है पूरे ब्लॉक अध्यक्षों से पूछकर, जिला के। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। आप तो अब कवर अप कर रहे हैं। आपने पहले बोला कि अफवाह थी। अफवाह मतलब मेरा यही कहना है कि अगर कांग्रेस की मीटिंग अंदर चल रही है, बाहर लोग विरोध कर रहे हैं उदित राज का और कन्हैया कुमार का, इन दोनों का विरोध चल रहा है कि बाहरी लोग हैं, ये नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे, और आप इसको अफवाह बता रहे हैं, तो अफवाह जो बाहर नारेबाजी कर रहे हैं वो कौन लोग थे? आप बाहरी किसको? सुनिए मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज में भी ये बात डालना चाहता हूँ, और जितने आपके चैनल पे लोग ये देख रहे हैं, इससे पहले भी सिटिंग खुद वो एमपी रहे वहां से उदित राज जी, तो वो बाहरी कहां से हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा इस बात को। और रही कन्हैया कुमार की बात है, कन्हैया कुमार पब्लिक, उसी लोकसभा के ऊपर हमने एक सर्वे कराया था, 3 नाम हमने वहां पे डिसाइड करे थे, जो सबसे ज्यादा नाम निकल कर आया वो कन्हैया कुमार जी को लोग उस लोकसभा पे पसंद कर रहे हैं, तभी वो आला कमान ने कन्हैया कुमार जी को टिकट दिया है, ये सर्वे के आधार पर। और इतना ही लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने जो है आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर लिया? जितना कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी का पंजाब में देखने को मिल रहा है, ये सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दिल्ली में देखने को तो नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लोग तो बड़ी अजीब। मैं फिर ये कह रहा हूं, ये इलेक्शन है संविधान को बचाने का, ये इलेक्शन है रोजगार को, ये इलेक्शन है शिक्षा के आधार पर जिस तरीके से शिक्षा का शोषण किया जा रहा है, ये इलेक्शन। चलिए ऋषि जी, जनता को क्या मिला है क्या नहीं मिला, ये तो अब वोटिंग चल ही रही है, वोटिंग तो चल ही रही है, वो जनता खुद डिसाइड कर लेगी उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस को अपनी चिंता होनी चाहिए। मैं एक बार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आना चाहूंगी। रजत जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे सिनारियो के ऊपर? जिस तरीके से यहाँ पर ऋषि जी ने कहा कि ये तो अफवाह है, और उदित राज को और कन्हैया कुमार को तो लोगों ने काफी पसंद किया है। हालांकि अगर मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि अगर आप गूगल पर जाके टाइप करेंगे ना टुकड़े टुकड़े गैंग, तो उसमें कन्हैया कुमार का नाम भी आ जाएगा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। जी, कांग्रेस इस समय एक डेस्परेशन स्टेज में, जैसे कि हम जानते हैं 15 साल के शासन के बाद आज कांग्रेस का जनाधार दिल्ली में लगभग खत्म हो चुका है, और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन इसलिए हुआ जिससे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने डूबते जहाजों को मिला करके शायद किसी किनारे पर पहुंच जाए, पर वो संभव नहीं। आज दिल्ली की जनता की आंखें खुल चुकी है। दिल्ली की जनता जानती है कि जो व्यक्ति दिल्ली में शासन कर रहा था, जिसको इतना प्रचंड बहुमत दिया, उसका एकमेव एजेंडा था, वो था भ्रष्टाचार। और कांग्रेस की भ्रष्टाचारी पूरी कल्प कथा इस देश को विदित। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इतनी डेस्परेशन स्टेज में है कि जब उनके घर में आग लग रही है तो वो स्वयं ही उसके अंदर पेट्रोल छिड़क रहे हैं पानी समझकर। आप सोचिए, कहां कन्हैया कुमार को आप दिल्ली में ला रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं, पर एक भारतीय के नाते एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी व्यक्ति भारत मां के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाता है, उसको इस देश की जनता क्षमा नहीं करेगी। चाहे कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़ ले, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ ले, वो हारेंगे। उनको प्रचंड तरीके से हराएंगे हमारे मनोज तिवारी, क्योंकि एक तरफ वो व्यक्ति है जो देश की अस्मिता के लिए मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे होंगे की नारे लगा रहा है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे, इन्होंने उदित राज जी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा, जिसकी कुछ वजह थी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे उनके खिलाफ कई अनर्गल आरोप हो, परंतु
उनको हटाया गया और वो देखिए डेस्परेशन के अंदर वो कांग्रेस में चले गए। तो जो यहाँ से सामान गया, जो रिजेक्टेड सामान गया, कांग्रेस ने उसको गले लगा लिया। और आपने किसको ठुकरा दिया? अपने उस नेता को, राजकुमार चौहान को, जो आपके साथ सदैव खड़ा रहा, उस व्यक्ति को आपने चांस नहीं दिया। इसी प्रकार सिद्धू जी को भाजपा से रवानगी मिली, इन्होंने गले लगा लिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आज उसका इतना बुरा हाल कर दिया है। अभी अभी आप स्वयं बता रही थी कि वो चुनाव की प्रक्रिया से ही दूर हो गए। जो व्यक्ति अमृतसर का सांसद विपरीत परिस्थितियों में भाजपा से था, आज वो राजनीति से ही परे हो गया। चलिए यहाँ पर अनुराधा जी भी हैं। अनुराधा जी का एक रिएक्शन जो है उनका भी ले लेते हैं, वो काफी देर से जुड़ी, उनसे हमने बात नहीं की। अनुराधा जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं, आप क्या कहेंगी पूरे सिनेरियो पर? आपको अपने इस साथी पर, जिसको आपने दरकिनार पंजाब में कर दिया, कुछ और स्टेट में भी जो है हाथ मिलाने को आप तैयार नहीं हुए हैं, उसके बाद अब आप दिल्ली में कितनी उम्मीद अपने साथी से कर रहे हैं? पूजा जी, साथी से मतलब आपका कांग्रेस से? जी, कांग्रेस ही मुझे लगता है कि आपकी साथी है। आम आदमी पार्टी की साथी बीजेपी तो हो नहीं सकती है। पूजा जी देखिए पूजा जी, ऐसा है, आपका सवाल क्लियर नहीं था इसलिए मैंने पूछा जी। देखिए, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है इस चुनाव में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पूरे देश के अंदर जो चुनाव है वो बिल्कुल 1 to 1 हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर हर चीज के ऊपर दिखाई दे रही है। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी फला फला फला। ये एक बौखलाहट का संकेत है। आप मुझे एक बात बताइए कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ में अभी भारतीय जनता पार्टी की बात आप भी रख रही थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रख रहे थे, मुझे एक बात बताइए कि यदि ऐसी ही बात है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्वयं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जो भी आज मंचों के ऊपर जा रहे हैं, वो सीधे मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर क्यों बच रहे हैं वो मुद्दों पे बात करने से? आखिर उन्हें राम मंदिर और 370 के कटघरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? वो क्यों उन बातों का जवाब नहीं दे पा रहे जिन बातों का जवाब? अनुराधा जी 370 क्या महत्वपूर्ण नहीं था? 370 हटना क्या महत्वपूर्ण नहीं था? एक हमारा स्टेट जो है एक बंदिश से आजाद हुआ है, आज वहां पर क्या हवा बदली है हर कोई देखता है। ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि क्या 370 ही महत्वपूर्ण था? क्या इस देश के किसान महत्वपूर्ण नहीं थे? क्या इस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान महत्वपूर्ण नहीं था? क्या इस देश के अंदर युवाओं का भविष्य महत्वपूर्ण नहीं था? क्या इस देश के अंदर गरीब के पेट की रोटी महत्वपूर्ण नहीं थी? क्या इस देश के अंदर शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी? क्या इस देश के अंदर स्वास्थ्य महत्वपूर्ण नहीं था? क्या इसका जवाब रजत जी से ले लेते हैं। रजत जी क्या कहना चाहते हैं? आपको पूरी बारी मिली, आप सुनिए। जी रजत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर ऐसे सारे मुद्दे हैं जिससे आज दिल्ली का जनमानस परेशान है। सोचिए कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री 50 करोड़ का शीश महल बनाने में लगा देते। 26,000 करोड़ रुपए का एक फंड रिलीज करा जाता है दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर, और जब सीएजी उसकी जांच करते हैं तो 26,000 करोड़ की जवाबदेही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब तक निगम में थी 13,000 करोड़ रुपए की मांग करती रही, जो कि सरकार को देना था, जो कि सीएजी के आंकड़े हैं, परंतु इन्होंने नहीं दिया। अभी यानी सोचिए, पहले इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी प्रांत का मुख्यमंत्री किसी घोटाले के अंदर जाता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि किसी प्रांत के मुखिया के आंखों के नीचे। देखिए वो मसला तो देखिए कोर्ट में है रजत जी, वो मसला कोर्ट में है, ठीक है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप इतिहास की बात कर रहे हैं और सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इतिहास में मैं भी आपको लेकर जाना चाहूंगी। वो ये कि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली जो है जनसंघ की जन्मभूमि है, आप समझ रहे हैं, जनसंघ की जन्मभूमि है। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार कभी बना ही नहीं पाती। अगर आप यहाँ पर बात करें कि आखिरी मुख्यमंत्री जो रही हैं यहाँ की दिल्ली की रही हैं, वो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए जो है सुषमा स्वराज जी रही हैं, आखिरी रही हैं, और उनसे पहले जो 2 रहे हैं उन्होंने भी अपना जो है कार्यकाल पूरा नहीं किया था। आपको क्या लगता है कि आप लोकसभा तो जीत जाते हैं, शायद जो है आप पिछली बार और जीते थे 7 के 7 सीट, इस बार भी शायद जीत जाए,
लेकिन अगर विधानसभा चुनाव आते हैं तो शीला दीक्षित को एक लंबा कार्यकाल दिया गया, आम आदमी पार्टी को एक लंबा कार्यकाल दिया, तो ये क्या वजह है कि विधानसभा में तो बीजेपी धराशायी हो जाती है जो उसकी खुद की जन्मभूमि है? मैं आपको बताता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिल्ली हमारी जन्मभूमि है और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि दिल्ली हमारी जन्मभूमि। जब आप कहते हैं कि सुषमा जी के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिला, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक लंबे अंतराल तक, और ये हमारे विरोधी दल तो बोलते रहते हैं, दिल्ली की जनता ने दिल्ली नगर निगम की कमान भारतीय जनता पार्टी को। आपका कहना सही है कि विधानसभा में हमें मौका नहीं मिलता, परंतु ये कहना कि दिल्ली की सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया जा रहा, ये गलत है। इस बार तो एमसीडी भी हाथ से चली गई थी दिल्ली में, इस बार तो बीजेपी के हाथ से एमसीडी भी चली गई। आपने कहा कि शायद भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीत जाएगी। मैं इस चैनल पर बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ और पूरे ओनरशिप के साथ कहकर जा रहा हूं, न केवल 7 सीटें जीतेंगे पर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और इस प्रकार के बहुमत से जीतेंगे कि हम 2025 की नींव रख देंगे। और इस बार केजरीवाल जी को जनता पूरे मूड में है, न केवल ये संसदीय चुनाव पर दिल्ली की सत्ता से जय श्री राम करने के मूड में है दिल्ली। अनुराधा जी आप हाथ उठा रही हैं, अनुराधा जी जी एक सेकंड जो चल रहा था उसके अंदर भी लोग कह रहे थे हम तो जी मोदी जी के साथ है, बहुत हुआ केजरीवाल का अत्याचार। वो तो देखिए, वो मैं बोल रही हूँ कि जब चुनाव आएंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन पार्टियों की अपनी तैयारी क्या है? अनुराधा जी आप हाथ उठा रही हैं। पूजा जी अभी दिल्ली की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से और जनता के सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की? कहाँ गए विजय गोयल, वो बताएं, कहाँ गए मल्होत्रा जी, कहाँ गए डॉक्टर हर्षवर्धन, वो बताएं मुझे, कहाँ गए वो किरण बेदी जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री प्रपोज किया था, कहाँ है वो लोग आज? उन लोगों को छोड़ के उनकी क्या मजबूरी थी जो भारतीय स्वराज को उनको लाना पड़ा? वो मुझे बताएं कि भाजपा ने अभी तक 144 नए लोगों को टिकट दिया है, कहाँ गए उनके देवेतुल्य कार्यकर्ता? क्यों उनके कार्यकर्ता खड़े नहीं हो रहे? हरियाणा के अंदर देखिए आप, अशोक तंवर का विरोध हो रहा है, नवीन जिंदल जिनको कोयले का घोटालेबाज कहा, कोयले का जिन्होंने माफिया कहा, जिनको उनको पैर पकड़ के उन्हें टिकट देना पड़ा, क्या बात करते हैं वो? आज प्रधानमंत्री खुद हिंदू स्त्रियों के मंगलसूत्र के काले मोती गिनने पे मजबूर हो गए मंचों के ऊपर, बजाय जनहित के मुद्दों पे जवाब देने के और बात करने के, और आप बात करते हैं, आप जनता को गुमराह मत करिए। चलिए ये रजत जी के लिए सवाल है अनुराधा जी का, लेकिन इसमें मैं एक और 2-3 चीजें जो ऐड करना चाहूंगी। एक तो ये कि दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी की महिला मोर्चा की महिलाओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के जो है प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है और आर्थिक सर्वे पर उन्होंने आपत्ति जताई है। पहली बात तो रजत जी, एक तो अनुराधा जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, एक तो आप ये पूरा आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई हम जीतेंगे, 400 पार जाएंगे, ऐसे में आपको बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के महिला मोर्चा की महिलाओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र से काहे टेंशन होने लगी है? बीजेपी के महिला मोर्चा को कांग्रेस से कोई डर नहीं लगता, पर हाँ उनकी कुनीतियों को उजागर करने के लिए महिला मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संगठन होगा वो धरातल पर आएगा और इन लोगों के खिलाफ लड़ेगा। बहन जी ने कहा विजय गोयल जी कहाँ गए? बहन जी आपकी जानकारी के लिए विजय गोयल जी अभी भी संगठन का काम कर रहे हैं, नीचे बूथ पर की बैठ के ले रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं आता वो रोज ट्वीट करते हैं। मीनाक्षी लेखी जी संगठन का काम कर रहे हैं, मीनाक्षी लेखी जी भी संगठन का काम कर रहे हैं। ऋषि जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार हम बात सुन लेते हैं, रजत जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। संगठन का काम कर रहे हैं। अनुराधा जी प्लीज 2 मिनट दीजिए, एक बार रजत जी की बात सुन लेते हैं, फिर आप लोग को मौका देते हैं। प्लीज जी रजत जी कहिए। देखिए विजय गोयल जी रोज ट्वीट कर रहे हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी को बहन जी की जानकारी थोड़ी कमजोर है, मल्होत्रा जी की थोड़ी आयुवान है, परंतु आज भी वो हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, बकायदा उनका मार्गदर्शन कर। किरण बेदी जी पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, तो और डॉक्टर हर्षवर्धन जी आज भी चांदनी चौक के अंदर काम कर रहे हैं। आप उनका भी ट्विटर हैंडल देखिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, हमने कभी भी यह नहीं करा कि अगर कोई जितेंद्र तोमर झूठी डिग्री दिखा करके वकील बन करके किसी केस में अंदर चला जाए तो हम उसकी पत्नी को टिकट देते। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवर्तन एक प्रकृति, नए लोगों को मौका मिलता है और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, अनुभवी कार्यकर्ता होते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। ये एक प्रक्रिया है। जी
चलिए और मैं इसके जी अनुकूल- रजत जी इसके आपकी बात अनुकूल रह करके जी 2 मिनट रुकिए। मीनाक्षी जी आज संगठन का काम कर रही है, वासुदेव जी चुनाव लड़ रही है। यहाँ संगठन जो तय करता है वो होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी सांसद प्रत्याशी। अरे बहन जी, आप जी जी एक सेकंड मैं ऋषि जी के पास आना चाहूंगी। एक सेकंड रजत जी एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, मेरा ना ऋषि जी से भी एक सवाल है। जो आपने कहा कि आपके बीजेपी के अंदर नए युवाओं को मौका मिलता है, नए चेहरों को मौका मिलता है, इसी को लेकर एक बात मैं ऋषि जी से कहना चाहूंगी कि ऋषि जी यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तंज कसा है कि इस बार कांग्रेस का शाही परिवार, यानी ये बात जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हो रही है कि इस बार कांग्रेस का शाही परिवार झाड़ू को वोट देगा। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने दिल्ली में 7 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है जब वोट देने जाएंगे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस बटन पर दबाएंगे, प्रेस करेंगे जिस बटन को वोट देने के लिए, वो झाड़ू का होगा। उसमें नाम ही नहीं होगा, उसमें हाथ का निशान ही नहीं होगा। देखिए मैं फिर इस बात को कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो भी है गठबंधन में नई दिल्ली की जो लोकसभा है वो आम आदमी पार्टी के पास गई है। अगर आम आदमी पार्टी के पास गई है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे गठबंधन के साथी है आम आदमी पार्टी, हमारा वोट झाड़ू पे जाएगा। हम फिर भी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के तले हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे अगर झाड़ू का बटन हमें दबाना पड़ेगा तो हम झाड़ू का बटन दबाएंगे। और जो कार्यकर्ता अगर जैसे पूरी दिल्ली में अगर गठबंधन है, क्या वो लोग क्या झाड़ू वाले क्या हमारे को कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? अब मैं बात करता हूँ ये अभी मैडम आप मुद्दों से आप जरा आपने हमारे से ज्यादा क्वेश्चन करे। अभी मेरे रजत गर्ग जी मेरे साथी इतिहास की बात कर रहे थे कि भाई तोमर जी ने तो ये कर दिया। अभी तोमर जी का तो किस्सा सर 7 साल पुराना हो गया है। अभी जो लोग ब्रिजभूषण जी की जो बात आप क्यों नहीं करते हो? मणिपुर की बात आप क्यों नहीं करते हो सर? 16 लाख करोड़ रुपए जो आपके हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हो? अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है सर, हम 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम 30 लाख लोगों का जो खाली पड़ी हुई वैकेंसियां है हम उसको भरने की बात कर रहे हैं। 1000 रुपया हम हर लेडीज को देने की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपया हमारे उसमें देना। तो सर इससे दिक्कत आपको गई है और ये मैनिफेस्टो में आप बताइए आपका मैनिफेस्टो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आर्थिक सर्वे को लेकर के ऋषि जी आम जनता में भी जो है थोड़ा इस तरह का परसेप्शन बन गया है कि अगर मेरी कमाई है, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, तो उसका आर्थिक सर्वेक्षण करके आप कैसे किसी को दे सकते हैं? और एक सैम पित्रोदा आपके हैं, उन्होंने एक बम और फोड़ा है जी। तो जो पैसा, जो टैक्स का पैसा जो मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों को दे दिया, माफ कर दिया, अगर उसी 16 लाख करोड़ रुपए में से ये भी आरोप ही है, ये तो आरोप है जो आप उन पर लगा रहे हैं। लेकिन आपकी खुद की पार्टी क्या बोल रही है आप ये समझ सकते हैं कि आप मान के चले ऋषि जी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, 2 जमीनें खरीद ली हैं, और क्या आर्थिक सर्वे होने के बाद आपकी जो जमीन के 2 टुकड़े हैं उसमें से 1 टुकड़ा किसी और को दे दिया जाए, चलेगा क्या? देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए। मैं सुन रही हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है आप जरा सुनिए। जो 16 लाख करोड़ रुपए अगर मोदी जी उनका माफ कर रहे हैं, अगर उसी में से अगर हम कुछ लाकर अगर महिलाओं को दे दे तो उसमें क्या गलत है? आर्थिक महिलाओं को, उन महिलाओं को दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर थोड़ा बहुत अगर हम उनको सहारा दे दें तो उसमें तो कोई गलत है नहीं ये सब चीजें। ऋषि जी आप एक बार राहुल गांधी जी का बयान सुनते तो आप, मेरे को लगता है ज्यादा अच्छे तरीके से उसको कर पाते। लेकिन यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के, महिलाओं का तो जिक्र ही जो है उसके अंदर नहीं है। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो जो मैं बोल रही हूँ कि बीजेपी के महिला मोर्चा ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने तो यही किया कि उसमें महिलाओं के लिए कुछ है ही नहीं, महिलाओं के लिए कुछ है नहीं। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, ओबीसी, आदिवासी, एससी, एसटी के अंदर बांट दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप महिलाओं वाली बात कर रहे हैं, 10 साल जो है आपकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, महिला आरक्षण बिल ले आते आप अपने खाते में डाल लेते। एक सेकंड, एक दूसरी चीज क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ पर मल्होत्रा जी की, तो वो अग्रवाल जी की बात कर रही हूं मैं, जयप्रकाश अग्रवाल, जो प्रवीण खंडेलवाल के सामने अब चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे हैं। वो अब कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया। राम मंदिर का ताला खुलवाने का क्रेडिट अब से पहले, जब राम मंदिर बन चुका है, जब बीजेपी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, बीजेपी राम मंदिर की बात कर रही है,
इतने सालों में जो है राम मंदिर का ताला खुलवाने की, राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने की बात जो है कांग्रेस को याद क्यों नहीं आई, क्यों नहीं उसको बनवा लिया आपने? तो ये जो ताला खुला है, जो भी राम मंदिर का जो भी मुद्दा रहा है, ये क्या कांग्रेस डिसाइड करती? सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा था, इत्तेफाकन इनकी सरकार आई। कोर्ट में क्या चल रहा था मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। कोर्ट में तो बहुत सारे मसले चल रहे हैं। क्रेडिट लेने की बात होती है ना, जब चुनाव आता है तो हम क्रेडिट लेते हैं। जब कोई भी पार्टी होती है वो क्रेडिट लेती है। मामला कहां चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। जी ऋषि जी। जी जी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्रेडिट लेने में तो देखिए, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया आप खुद जानते हो। अगर उन्होंने ताले की अगर बात कर दी है तो वो तो कोई गलत नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ताला किसने खुलवाया। आप राम मंदिर से हटकर और दूसरे मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते हो? आप रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हो? आप शिक्षा पे बात करिए, आप चिकित्सा पे बात करिए, आप इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे बात करिए, तो इस देश का नहीं इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, आप उस पे बात नहीं कर रहे हो। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछोगे नहीं? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं क्यों? आप सीधे पूछिए ना, मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ। बोलिए रजत जी जवाब दीजिए आप ऋषि जी को। इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि राम मंदिर इस देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर 500 साल से इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था और अस्मिता का मुद्दा है। इस बात को बिल्कुल सरलता से समझ जाइए। सर, आस्था के साथ विज्ञान भी होता है, तो इसमें आस्था के साथ विज्ञान भी होता है। कब तक आस्था के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका। आपको अगर आस्था के साथ ऋषि जी एक सेकंड सुन लेते हैं। ऋषि जी एक सेकंड सुन लेते हैं। ऋषि जी एक बार रजत जी को सुन लेते हैं। अनुराधा जी भी हाथ उठा रही है, मुझे उनके पास भी जाना है। ऋषि जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। ऋषि जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड ऋषि जी रुकिए। आस्था के नाम पर आपने राष्ट्रपति को नहीं पूछा? आस्था के नाम पर आपने राम मंदिर के उद्घाटन देश की जो प्रथम लेडी है उसको नहीं पूछा आपने? आपके अध्यक्ष को तो पूछा था, आपके मल्लिकार्जुन जी को तो पूछा था, पर वो लोग नहीं आए। और मैं MH1 के सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, इस देश को कहना चाहता हूँ, ये याद रखिएगा कि इन्होंने कभी मोदी का विरोध करिए, जितना मर्जी करिए, मोदी जी का विरोध करिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, पर स्वयं इस देश की आस्था और अस्मिता श्री राम का विरोध करना। चलिए अनुराधा जी के पास मुझे जाना है। अनुराधा जी ने काफी देर से हाथ उठा रखा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो आज कांग्रेस ये बोल रही है कि ताला किसने खुलवाया, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने कोर्ट में राम सेतु और भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था। अनुराधा जी आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में मेयर का चुनाव 26 तारीख को होना है, और इससे पहले जो है अगर सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी है कि जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान धांधली हुई थी वो अभी भी यहां हो सकती है। ये कंप्लेंट सौरभ भारद्वाज ने की है। इस पर थोड़ा आपका स्टैंड जानना चाहूंगी मैं। पूजा जी, पहले मैं रजत जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। जी प्लीज। देखिए, राम मंदिर इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। राम मंदिर आप लोग विरोध करते हो। आपके मुख्यमंत्री ने कहा मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, बड़े मानना चाहिए। इस देश के हिंदू आपको माफ नहीं करेंगे। आप आइए चुनावी रण में। इस देश का हिंदू आप लोगों को, इस देश का हिंदू ये देख रहा है कि हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं का कैसे शोषण किया। इस देश का हिंदू ये देख रहा है। ऋषि जी एक सेकेंड, ऋषि जी रुकिए एक सेकेंड। अभी अनुराधा जी को मौका दे रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। प्लीज एक सेकेंड रुकिए। रजत जी, ऋषि जी आपसे रिक्वेस्ट, एक बार अनुराधा जी को हम सुन लेते हैं। अनुराधा जी प्लीज बोलिए। जी, आस्था का मुद्दा राम मंदिर है, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन लेकिन देश के आध्यात्मिक वैभव का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल करके भाजपा ने क्या बात रजत जी एक सेकंड दीजिएगा। अनुराधा जी अपनी बात खत्म कर ले, फिर आप बोलिएगा प्लीज। अनुराधा जी प्लीज। जी रजत जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक सेकंड रुकिए प्लीज। अनुराधा जी की बात सुन लीजिए, मैं फिर आपसे जवाब लूंगी। जी अनुराधा जी। जी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट करने वाली भाजपा किस मुंह से बात करती है?
आप लोगों की आस्था का मजाक बना रहे हैं। आप राम मंदिर इसीलिए आपको 4 जून को जवाब मिलेगा। आपको 4 जून को इसका जवाब मिलेगा। आपको 4 जून को इसका जवाब मिलेगा। देखिए आखिरी का 1 मिनट मेरे पास है। रुकिए 1 सेकंड प्लीज। ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। और कांग्रेस को अवश्य मिलेगा। जी इसका अनुराधा जवाब जी बिल्कुल प्लीज। दिल्ली की जनता देगी कि किस तरीके से 10 साल के जो हमारे जो 7 सांसद थे, एक भी मुद्दा दिल्ली संसद में नहीं उठाया गया। इसका जवाब जनता जरूर देगी। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कब उनको मौका मिलेगा वोटिंग करने का। डेट डिसाइड हो गई है, इसका जवाब दिया जाएगा मैं आपको। आपको मिठाई खिलाने आऊंगा ऋषि भाई। जी अनुराधा जी लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी। इन दोनों ने अपनी बात बोल रही है, मैं आम आदमी पार्टी का लास्ट में स्टैंड जाना चाहूंगी। 30 सेकंड आपके पास है प्लीज। जी मैं ये कह रही हूँ, जो मेरी बात इन्होंने पूरी तरह से नहीं सुनी, मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि भाजपा देश के आध्यात्मिक वैभव का दुरुपयोग सत्ता दूसरी बात, अभी आपने दिल्ली अभी बीच में मत चलिए अब आपका समय जो है खत्म हो चुका है। अनुराधा जी, ऋषि जी, रजत जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक और डिबेट में बात करेंगे तमाम और मुद्दों के साथ। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे बड़ी बहस, और बड़ी बहस में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह मची हुई है। स्टेट कोई भी हो, लेकिन कहीं पर भी है आपसी सामंजस्य जो है वो कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी भी जो है प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उतने जोर शोर से नहीं कर रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो नारा प्रियंका गांधी ने दिया था, उनके मैनिफेस्टो से महिलाएं ही गायब है। ये और दिलचस्प है। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है वो आप बताइए, लेकिन अपने वोट के दम पर। आज की इस बड़ी बहस में इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MH1 न्यूज।